परीक्षा कैंपस पर आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास की गहराइयों में उतर रहे हैं और हमारा केंद्र बिंदु है मगध साम्राज्य। हाँ, वो शक्ति जिसने आगे चलकर भारत के पहले विशाल साम्राज्य की नींव रखी। बिल्कुल। हमारे सामने जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि कैसे ये क्षेत्र इतना महत्वपूर्ण बना, किन शासकों ने इसे आकार दिया और उनकी रणनीतियां क्या थीं। जी तो आज हम हर्यक वंश से लेकर नंद वंश तक के सफर को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, और ये सिर्फ राजाओं और तारीखों की कहानी नहीं है। सही कहा। बल्कि ये समझने की कोशिश है कि भूगोल, कूटनीति और महत्वाकांक्षा ने मिलकर कैसे इतिहास रचा। बिल्कुल। सोचिए, एक ऐसा वंश जिसे पितृहंता वंश यानी पिता के हत्यारों का वंश कहा गया। हाँ, ये बात चौंकाने वाली है। या कैसे शादी ब्याह के रिश्तों ने साम्राज्य की दीवारें मजबूत की। चलिए इन स्रोतों के आधार पर इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। बिल्कुल। देखिए, मगध का शक्तिशाली बनना कोई रातों रात हुई घटना नहीं थी। इसके पीछे ठोस वजहें थीं। जैसे कि स्रोतों में जिक्र है कि इसकी शुरुआती राजधानी गिरिव्रज वो 5 पहाड़ियों से घिरी थी। मतलब एक तरह का प्राचीन किला। अच्छा, सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण। बहुत ज्यादा। फिर गंगा और सोन जैसी नदियों ने व्यापार और आवाजाही को आसान बनाया। जमीन उपजाऊ थी और पास में ही लोहे के भंडार थे, जिससे बेहतर हथियार और औजार बन सके होंगे। हाँ बिल्कुल। और इन सब के ऊपर शासकों की महत्वाकांक्षा, जिन्होंने इन सुविधाओं का पूरा फायदा उठाया। तो कहानी हर्यक वंश से शुरू होती है, लगभग 544 ईसा पूर्व से। हाँ, मोटे तौर पर। लेकिन इससे पहले भी मगध में शासन था। अच्छा, कौन सा? महाभारत और पुराणों जैसे ग्रंथों में बृहद्रथ वंश का जिक्र आता है। संस्थापक थे बृहद्रथ। हाँ, मैंने भी सुना है। इसी वंश में वो पराक्रमी जरासंध हुए, जिन्होंने गिरिव्रज को राजधानी बनाया था। लेकिन ऐतिहासिक रूप से, मतलब जिसके बारे में ज्यादा पक्की जानकारी है, वो हर्यक वंश ही है। और इसी हर्यक वंश को 544 ईसा पूर्व 412 ईसा पूर्व पितृहंता वंश कहा गया। ये नाम सुनने में ही काफी सनसनीखेज है। हाँ, ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि बौद्ध ग्रंथ बताते हैं कि इस वंश के कई उत्तराधिकारियों ने, जैसे अजातशत्रु और फिर उदयन ने, अपने पिता की हत्या करके गद्दी हासिल की। जी, ऐसा आरोप है। हालांकि देखिए, जैन ग्रंथ इस बात से हमेशा सहमत नहीं होते, पर ये आरोप इतने प्रचलित हुए कि वंश के साथ ये नाम जुड़ गया। ये उस दौर की राजनीतिक अस्थिरता की तरफ इशारा करता है। बिल्कुल। और सत्ता के लिए संघर्ष कितना तीव्र था। तो इस वंश के सबसे पहले और शायद सबसे महत्वपूर्ण शासक थे बिंबिसार, 544 ईसा पूर्व 412 ईसा पूर्व। हाँ, उन्हें ही मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। कहते हैं इन्होंने अंग राज्यों को जीता था। बिल्कुल। बिंबिसार ने पड़ोसी राज्य अंग के शासक ब्रह्मदत्त को हराया और अंग को मगध में मिला लिया। ये मगध के विस्तारवाद का पहला बड़ा कदम था। और अपने बेटे अजातशत्रु को वहां का क्या कहते हैं राज्यपाल बनाया। हाँ, उपराजा या राज्यपाल नियुक्त किया। इतिहासकार डॉक्टर राय चौधरी तो ये मानते हैं कि बिंबिसार ने जो ये विजय और विस्तार की नीति शुरू की, वो आगे चलकर सम्राट अशोक की कलिंग विजय तक जारी रही। ये दिखाता है कि बिंबिसार ने मगध के लिए एक बड़ी महत्वाकांक्षा तय कर दी थी। सिर्फ युद्ध ही नहीं, बिंबिसार कूटनीति में भी माहिर लगते हैं। उनके विवाह संबंध तो काफी रणनीतिक थे। बहुत ज्यादा। उन्होंने 3 प्रमुख विवाह किए, जिनसे मगध को बहुत फायदा हुआ। पहली पत्नी कौशल देवी, कौशल के राजा प्रसेनजीत की बहन। हाँ बिल्कुल। इस शादी से दहेज में काशी का क्षेत्र मिला, जिसका सालाना राजस्व बहुत ज्यादा था। कहते हैं लगभग 1 लाख मुद्राएं। बाप रे, काफी ज्यादा। हाँ। दूसरी पत्नी चेलेना, वैशाली के शक्तिशाली लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बेटी थी। इससे वज्जी संघ के साथ संबंध सुधरे। अच्छा, ये भी जरूरी था। और तीसरी पत्नी खेमा पंजाब के मद्र कुल की राजकुमारी थी। इन विवाहों ने मगध को न सिर्फ पड़ोसियों के खतरे से बचाया, बल्कि उसकी प्रतिष्ठा और प्रभाव को भी बढ़ाया। ये महज रिश्ते नहीं थे, बल्कि राजनीतिक गठबंधन थे। बौद्ध ग्रंथ महावग्ग में तो यहाँ तक लिखा है कि बिंबिसार की 500 रानियां थीं। हाँ, ये संख्या शायद बढ़ा चढ़ाकर बताई गई हो सकता है, लेकिन ये जरूर दिखाती है कि वैवाहिक कूटनीति उनके रणनीति का कितना अहम हिस्सा थी। निश्चित रूप से। अलग अलग ग्रंथों में उनके अलग अलग नाम भी मिलते हैं। मत्स्य पुराण में क्षेत्रोजस, जैन साहित्य में श्रोणिक। अच्छा। उनका प्रशासन भी काफी सुदृढ़ था। कहते हैं उनके राज्य में 80,000 गांव थे। 80,000?
ये तो एक बड़े और व्यवस्थित साम्राज्य का संकेत है। हाँ, उन्होंने राजगृह को अपनी नई राजधानी बनाया, जो सामरिक रूप से गिरिव्रत से ज्यादा सुरक्षित थी। उनके बारे में एक और दिलचस्प बात पता चलती है, उनका राजवैद्य जीवक। हाँ, जीवक। वो राजगृह की एक प्रसिद्ध गणिका साल्वती के पुत्र थे और उनका पालन पोषण राजकुमार अधय ने किया था। जी, और जीवक चिकित्सा में इतने निपुण थे कि उनकी ख्याति दूर दूर तक थी। ये कहानी उस समय के सामाजिक ताने बाने पर भी थोड़ी रोशनी डालती है। सही कहा। बिंबिसार ने प्रशासन में भी कई सुधार किए। उन्होंने पहली बार एक स्थायी सेना रखी, जो किसी भी साम्राज्य के विस्तार के लिए जरूरी थी। हाँ, ये तो जरूरी था। और ये भी कहा जाता है कि उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं के लिए नदी पार करने का शुल्क, जिसे तर्पण्य कहते थे, वो माफ कर दिया था। अच्छा, ये उनकी धार्मिक सहिष्णुता दिखाता है। जी, और उदारता भी। लेकिन बिंबिसार का अंत दुखद बताया जाता है। उनके बेटे अजातशत्रु 492-460 ईसा पूर्व का शासन यहीं से शुरू होता है। हाँ, बौद्ध स्रोतों के अनुसार अजातशत्रु ने बुद्ध के विरोधी देवदत्त के उकसावे में आकर अपने पिता बिंबिसार को कैद किया और संभवतः उनकी हत्या कर दी। ओहो। इसीलिए उन्हें कुनिक या पितृहंता कहा गया। हालांकि जैसा हमने पहले कहा, जैन ग्रंथ उन्हें पिता का हत्यारा नहीं मानते। हाँ, ये विरोधाभास है। उन्हें वैदेही पुत्र भी कहा गया क्योंकि उनकी माँ लिच्छवी राजकुमारी थीं। अजातशत्रु ने पिता की विरासत को आगे बढ़ाया, लेकिन शायद ज्यादा आक्रामक तरीके से। वज्जीसंघ और कौशल के साथ उनके युद्धों का जिक्र मिलता है। बिल्कुल, कौशल के साथ युद्ध तो काशी को लेकर हुआ। बिंबिसार के मृत्यु के बाद कौशल राज प्रसेनजीत ने काशी वापस ले लिया था। अच्छा। युद्ध में उतार चढ़ाव आए, पर अंत में समझौता हुआ। प्रसेनजीत ने अपनी बेटी वजीरा का विवाह अजातशत्रु से कर दिया और काशी फिर से मगध को मिल गया। लेकिन वज्जीसंघ यानी वैशाली के लिच्छवियों के साथ उनका संघर्ष ज्यादा लंबा और निर्णायक था। हाँ, वो ज्यादा मुश्किल था। इसमें उनके मंत्री वत्सकार की कोई भूमिका थी। कहते हैं उन्होंने फूट डालकर जीत हासिल की थी। हाँ, ये कूटनीति का एक क्लासिक उदाहरण है। बौद्ध ग्रंथ बताते हैं कि अजातशत्रु वज्जीसंघ को जीतना चाहते थे, लेकिन वो बहुत शक्तिशाली और एकजुट था। अजातशत्रु ने बुद्ध से सलाह ली। बुद्ध ने कहा कि जब तक वज्जियों में एकता है, वो अपराजय रहेंगे। अच्छा, तो फिर? इसके बाद अजातशत्रु ने अपने मंत्री वत्सकार को भेजा। उसने कई साल वैशाली में रहकर लिच्छवियों में सफलतापूर्वक फूट डाल दी। मतलब अंदर से कमजोर कर दिया? बिल्कुल। जब संघ अंदर से कमजोर हो गया, तब अजातशत्रु ने आक्रमण किया और जीत हासिल की। इस युद्ध में कहते हैं कुछ नए हथियार भी इस्तेमाल हुए। हाँ, 2 नए तरह के हथियारों का जिक्र मिलता है, रथमूसल और महाशिला कंटक। ये क्या थे? रथमूसल एक तरह का रथ था, जिसमें शायद गदा या दूसरे हथियार लगे होते थे जो घूमते थे, और महाशिला कंटक वो बड़े बड़े पत्थर फेंकने वाला यंत्र था। अरे वाह, ये तो उस समय की उन्नत सैन्य तकनीक लगती है। हाँ, इसने मगध को बढ़त दिलाई। इसी युद्ध के दौरान सुरक्षा के लिए अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र में एक किला भी बनवाया, जिसे पाटली ग्राम कहा गया, और राजगृह की किलेबंदी भी मजबूत की। तो पाटलिपुत्र का महत्व अजातशत्रु ने ही पहचान लिया था, भले ही शहर बाद में बसाया गया। हाँ, नींव उन्होंने ही रखी। उनके समय की एक और बड़ी घटना तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण है। जी हाँ, अजातशत्रु के शासन के 8वें साल में बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ और पहली बौद्ध संगीति भी तभी हुई। हाँ, इसके तुरंत बाद अजातशत्रु ने ही राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में पहली बौद्ध संगीति यानी महासभा का आयोजन करवाया। इसका उद्देश्य क्या था? बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित करना, उन्हें व्यवस्थित करना। यह दिखाता है कि अजातशत्रु का बौद्ध धर्म पर भी प्रभाव था। उन्होंने क्षत्रिय होने के नाते बुद्ध के अवशेषों पर अपना दावा भी पेश किया था। और विडंबना देखिए, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार जैसे अजातशत्रु ने अपने पिता के साथ किया, वैसे ही उसके पुत्र उदयन ने उसकी हत्या कर दी। हाँ, बौद्ध परंपरा तो यही कहती है। फिर वही कहानी। हालांकि जैन ग्रंथ उदयन को पितृहंता नहीं मानते, बल्कि कुछ ग्रंथ जैसे गार्गी संहिता उसे धर्मात्मा तक कहते हैं। अच्छा, ये तो बिल्कुल अलग बात है। उदयन का सबसे महत्वपूर्ण काम था गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र शहर की स्थापना करना और उसे मगध की नई राजधानी बनाना। ये तो बहुत बड़ा कदम था। हाँ, बेहद रणनीतिक, क्योंकि ये स्थान नदियों के व्यापार मार्ग पर था और साम्राज्य के केंद्र में पड़ता था। पाटलिपुत्र आगे चलकर सदियों तक भारत की राजधानी बना रहा। लेकिन उदयन का शासन भी हिंसा से ही समाप्त हुआ। हाँ, बताया जाता है कि किसी राजकुमार ने जैन साधु का वेश धरकर छुरा घोंपकर उनकी हत्या कर दी थी। उफ,
इस वंश में तो सत्ता का हस्तांतरण अक्सर हिंसा की रहा। बिल्कुल। उदयन के बाद अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक जैसे कमजोर शासक हुए। और फिर आखिरकार जनता ने शायद इन अयोग्य शासकों से तंग आकर नागदशक के एक योग्य अमात्य यानी मंत्री शिशुनाग को राजा चुन लिया। जनता ने चुना, ये तो दिलचस्प है। हाँ, कुछ स्रोत ऐसा कहते हैं। ये लगभग 412 ईसा पूर्व की बात है और यहीं से शिशुनाग वंश की शुरुआत हुई। तो शिशुनाग 412-394 ईसा पूर्व ने हर्यक वंश को हटाकर नए वंश की नींव रखी। इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मानी जाती है? शिशुनाग की सबसे बड़ी सफलता थी अवंती राज्य की विजय। अवंती उस समय पश्चिम भारत का एक शक्तिशाली राज्य था। हाँ, मगध की पुरानी प्रतिद्वंदिता थी उससे। बिल्कुल। शिशुनाग ने अवंती के राजा अवंतीवर्धन को हराया। क्योंकि वत्स राज्य पहले ही अवंती के अधीन आ चुका था, इसलिए इस एक जीत से अवंती और वत्स दोनों मगध साम्राज्य का हिस्सा बन गए। इससे तो मगध का नियंत्रण पश्चिम भारत तक फैल गया होगा। हाँ, व्यापार मार्गों पर नियंत्रण बढ़ा। शिशुनाग ने पाटलिपुत्र के अलावा वैशाली को भी अपनी दूसरी राजधानी बनाया, शायद वज्जी क्षेत्र पर बेहतर नियंत्रण रखने के लिए। शिशुनाग के बाद उनके पुत्र कालाशोक 394 to 366 ईसा पूर्व राजा बने। हाँ, इनका एक नाम काकवर्ण भी मिलता है। हाँ, पुराणों और कुछ बौद्ध ग्रंथों में उन्हें काकवर्ण यानी कौवे के रंग वाला कहा गया है। अच्छा। उन्होंने राजधानी को वापस पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया। कालाशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना है वैशाली में दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन। हाँ, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है बौद्ध इतिहास में। जी, ये उनके शासन के 10वें वर्ष में हुई। इसी संगीति में बौद्ध संघ में अनुशासन के नियमों को लेकर मतभेद हुए और संघ पहली बार 2 मुख्य भागों में बंट गया, स्थविर और महासांघिक। और कालाशोक का अंत कैसे हुआ? क्या वो भी स्वाभाविक मृत्यु नहीं थी? नहीं, बाणभट्ट के हर्षचरित के अनुसार जब कालाशोक राजधानी के पास घूम रहे थे, तब महापद्मनंद नाम के एक व्यक्ति ने छुरा घोंकर हत्या कर दी। हाँ, ऐसा वर्णन है। शिशुनाग वंश का अंत भी हिंसा से ही हुआ। इस वंश के अंतिम शासक शायद नंदीवर्धन या महानंदी थे। और इसी महापद्मनंद ने नंद वंश 344 ईसा पूर्व 322 ईसा पूर्व की स्थापना की। इनके बारे में कहा जाता है कि ये शूद्र मूल के थे। हाँ, पुराण उन्हें शूद्र बताते हैं। शायद उनकी माँ शूद्र थीं। महापद्मनंद एक अत्यंत शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी शासक थे। उन्हें उत्तर भारत का पहला ऐतिहासिक सम्राट कहा जा सकता है। बिल्कुल। उन्होंने न सिर्फ उत्तर भारत में मगध का अभूतपूर्व विस्तार किया, बल्कि विंध्य पर्वत के दक्षिण में भी विजय हासिल की। ऐसा करने वाले वो पहले मगध शासक थे। अरे वाह, उनकी उपाधियां भी काफी प्रभावशाली लगती हैं। सर्वक्षत्रांतरक, भार्गव, एकराट। हाँ, सर्वक्षत्रांतरक का अर्थ है सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला। अच्छा। और भार्गव यानी परशुराम का दूसरा अवतार। ये उपाधियां शायद उनके द्वारा कई पुराने क्षत्रिय राजवंशों को समाप्त करने की ओर संकेत करती हैं। और एकराट और एक छत्र, इसका मतलब है एकमात्र सम्राट जिसके अधीन सारी पृथ्वी हो। ये उनकी विशाल शक्ति और साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा को दर्शाते हैं। कलिंग विजय का भी जिक्र आता है। जी, हारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चलता है कि उन्होंने कलिंग, आधुनिक उड़ीसा को जीता था। वहां एक नहर खुदवाई थी और वहां से एक जैन मूर्ति भी मगध ले गए थे। प्रसिद्ध व्याकरण लिखने वाले पाणिनि भी इनके समकालीन या मित्र बताए जाते हैं। हाँ, ऐसा माना जाता है। महापद्मनंद ने एक विशाल सेना बनाई, जिसके लिए उन्हें उग्रसेन भी कहा गया। उन्होंने मगध को सही मायनों में एक अखिल भारतीय शक्ति बनाने की नींव रखी। महापद्मनंद के बाद उनके 8 पुत्रों ने शासन किया, जिनमें अंतिम और सबसे प्रसिद्ध थे धनानंद। हाँ, धनानंद। ये वही हैं जिनके समय सिकंदर का आक्रमण हुआ था। जी हाँ, धनानंद सिकंदर के समकालीन थे। यूनानी लेखकों ने अग्रिमीज या जेनरिमीज कहते हैं। उनके पास बहुत बड़ी सेना थी। हाँ, बहुत विशाल। प्लूटार्क जैसे यूनानी इतिहासकार लिखते हैं कि नंदों की सेना में 2 लाख पैदल, 20,000 घुड़सवार, 2,000 रथ और 3 से 6,000 हाथी थे। बाप रे, इतनी बड़ी सेना! हाँ, कहा जाता है कि इसी विशाल सेना की खबर सुनकर सिकंदर की सेना ने व्यास नदी से आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। अच्छा, नंद शासक अपनी संपत्ति के लिए भी बहुत जाने जाते थे। हाँ, उनकी अपार धन संपत्ति के किस्से
कई ग्रंथों में मिलते हैं। कथासरित सागर में 99 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं का जिक्र है। 99 करोड़? हाँ, कहा जाता है कि धनानंद ने गंगा नदी की तलहटी में कहीं 80 करोड़ की धनराशि छिपा रखी थी। दक्षिण भारत के संगम कवि मामलानूर और चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भी नंदू की संपत्ति का उल्लेख किया है। लेकिन ये संपत्ति आई कहाँ से? कहा जाता है कि धनानंद ने भारी कर लगाकर ये संपत्ति जमा की थी, जिससे वो जनता में काफी अलोकप्रिय हो गए थे। अच्छा, तो ये उनकी अलोकप्रियता का कारण बना? हाँ, और शायद उनके अहंकार का भी। इसी का फायदा उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से उन्हें हराया। बिल्कुल, लगभग 322 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को पराजित कर उनकी हत्या कर दी और मौर्य वंश की स्थापना की। हाँ, जो भारत का पहला और सबसे बड़ा एकीकृत साम्राज्य बना। नंदवंश का अंत हो गया, लेकिन उनका महत्व कम नहीं है। बिल्कुल नहीं। उन्होंने पहली बार एक केंद्रीकृत बड़े साम्राज्य का ढांचा खड़ा किया, माप तौल की एक मानक प्रणाली चलाई जिसे नंदो प्रमाणी मानानी कहते हैं। अच्छा। और युद्ध में हाथियों का बड़े पैमाने पर प्रयोग शुरू किया, जो आगे चलकर भारतीय सेनाओं का अहम हिस्सा बना। उन्होंने जैन धर्म को भी संरक्षण दिया था। हाँ, नंद शासक जैन धर्म के पोषक थे। उनके दरबार में वर्ष, उपवर्ष, वररुचि, कात्यायन जैसे विद्वान भी थे। तो संक्षेप में कहें तो मगध का उदय भूगोल, संसाधन, महत्वाकांक्षी शासक, कूटनीतिक विवाह और लगातार सैन्य अभियानों का मिलाजुला परिणाम था। बिल्कुल। हर्यक वंश ने नींव रखी, शिशुनागा वंश ने विस्तार किया और नंद वंश ने उसे एक विशाल साम्राज्य का रूप दिया। भले ही उनके तरीके अक्सर क्रूर और हिंसक रहे। हाँ, ये पहलू तो है ही। ये पूरी कहानी मौर्य साम्राज्य के भव्य मंच के लिए पर्दा उठाने जैसी है। सही कहा। और देखिए, ये पूरी कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। बार बार पिता की हत्या, भाइयों का संघर्ष, हिंसक तरीके से सत्ता पर कब्जा। हाँ, ये सब उस दौर की राजनीति का एक स्याह पहलू दिखाते हैं। सवाल उठता है कि क्या साम्राज्य निर्माण के लिए ऐसी क्रूरता जरूरी थी, या ये सिर्फ शासकों की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा का नतीजा था? सोचने वाली बात है। स्रोतों में जहां एक तरफ इन शासकों की प्रशासनिक और सैन्य सफलताओं का जिक्र है, वहीं दूसरी तरफ उनकी निर्ममता का भी। शायद उस युग में सत्ता का खेल ऐसा ही था, निर्मम और अवसरवादी। निश्चित रूप से ये एक ऐसा पहलू है जिस पर विचार किया जा सकता है। आज मगध के इस शुरुआती सफर पर इतनी गहराई से चर्चा करने के लिए धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। उम्मीद है ये जानकारी हमारे श्रोताओं को पसंद आई होगी और उन्हें प्राचीन भारत के इस महत्वपूर्ण अध्याय को समझने में मदद मिली होगी।